बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम CS101 के चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 को कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 8 जो है हमारे पास 146 से लेकर 149 तक टॉपिक पर मुश्तमिल है और आगे 162 तक हमारा चैप्टर नंबर 9 है। तो सबसे पहले हम चलते हैं चैप्टर नंबर 8 के फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर जो डेटा होता है उसको डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, जिसको हम कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो उसमें हमारे पास कुछ टाइप्स हैं डेटा स्ट्रक्चर की, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आती है अरे। अरे क्या होती है? इज़ ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ डेटा हुज एंट्रीज आर ऑफ सेम टाइप, यानी इसकी एंट्रीज़ एक ही किस्म की होंगी, इसमें एक ही किस्म का डेटा यूज़ होगा। अगर हम बात करें कि इसमें नंबर्स अगर एंटर हो रहे हैं तो सारे जो हैं वो नंबर यूज़ होंगे, उसमें कोई अल्फ़ाबेट हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर अल्फ़ाबेट अगर उसमें एंटर हो रहे हैं तो फिर उसमें हम नंबर यूज़ नहीं कर सकते, यानी उसकी जो टाइप है वो एक ही होनी चाहिए, सेम टाइप होनी चाहिए। इसको होमोजीनियस अरे भी कहते हैं। इसकी आगे से दो टाइप्स हैं, वन डायमेंशनल अरे एंड टू डायमेंशनल अरे। वन डायमेंशनल अरे जो होती है वो उसमें सिंगल रो ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, यानी वो एक ही रो पर मुश्तमिल होती है और उसमें जो हर एलिमेंट होता है रो के अंदर उसको इंडेक्स से जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। अब हम देखते हैं इसको जो है वो इनिशियलाइज़ कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम उसकी डेटा टाइप लिखते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें अगर हमने नंबर्स एंटर करने हैं तो इसकी डेटा टाइप इंट होगी, इंटीजर। फिर आगे हम उसका नाम रखते हैं। यहाँ पर देखें तो इसका नाम ए रखा हुआ है इस अरे का वन डायमेंशनल, और यहाँ पर ए डबल आ रहा है, तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स है, यानी इसमें कितनी जो है वो एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पर 6 लिखा है तो इसके अंदर 6 एलिमेंट होंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है उसका इंडेक्स 0 होगा और 6th एलिमेंट का इंडेक्स 5 होगा। यानी अगर हमें यहाँ पर इसके अंदर 6 नंबर एंटर किए हुए हैं 1 2 3 4 5 6, तो अगर हमें 5 नंबर जो है वो वहाँ से स्क्रीन पर एंटर करवाना है या प्रिंट करवाना है तो हम उसका इंडेक्स लिखेंगे A4। तो ये वाला इसके पीछे जो नंबर होगा 5 वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह ये जो है इसको इनिशियलाइज़ किया जाता है। ये यहाँ क्विज़ में आया हुआ था, सेकंड क्विज़ जो था इसमें, तो ये उसका यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो आगे हमारे पास आती है दूसरी टाइप इसकी, टू डायमेंशनल अरे। तो ये क्या होती है टू डायमेंशनल अरे? इसमें मल्टीपल रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं जिनको पेयर ऑफ इंडिसेस से ज़ाहिर किया जाता है। यहाँ पर देखें तो एक इंडेक्स था, अगर यहाँ पर हम कामा लगा कर दूसरा इंडेक्स भी लगा दे तो ये इंडिसेस बन जाएंगे, तो ये बन जाती है टू डायमेंशनल अरे। तो फर्स्ट इंडेक्स जो हमारा होता है वो रो को ज़ाहिर करता है और सेकंड हमारा कॉलम को। तो यहाँ पर हम देखें इसकी एग्जांपल, तो ये यहाँ पर हमने एक रेटिंग के नाम से एक रखी है अरे। तो उसमें फ़र्स्ट इंडेक्स हमारे पास रो होगी, सेकंड क्या होगा, कॉलम होगा। तो इसमें टोटल जो है हमारे पास देखें तो 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें टू डायमेंशनल अरे की सूरत में जो है वो डेटा एंटर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें कि कुछ रिव्यूअर हैं, वो मूवी को रिव्यूज़ कर रहे हैं और उनकी रेटिंग दे रहे हैं, तो उसका नंबर जो है फॉर एग्जांपल फर्स्ट रिव्यूअर जो है यहाँ पर है और उसने पहली मूवी देखी और उसको 4 जो है रेटिंग दी, इस तरह सेकंड को 6 दी। तो ये इस तरह ये डेटा जो है यहाँ पर टू डायमेंशनल अरे में एंटर होता है। आगे आता है ये बात, अगर डेटा जो है वो डिफरेंट टाइप्स का हो तो उसके लिए हम जो है वो स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं या उसको हेटेरोजीनियस अरे भी कहते हैं। इसके अलावा तीसरा नाम जो है उसका एग्रीगेट टाइप है। तो ये ब्लॉक ऑफ डेटा होता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट साइजेस के आइटम होते हैं। आइटम विद इन द ब्लॉक आर यूजुअली कॉल्ड फील्ड्स और कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल हम बात करें यहाँ पर एक एम्प्लॉय के डेटा की, तो एम्प्लॉय का नाम होता है और उसकी डेटा टाइप क्या होगी, कैरेक्टर होगी। इस तरह एज होगी, उसकी डेटा टाइप इंटीजर होगी, उसकी स्किल रेटिंग हो सकती है, डेटा टाइप फ्लोट होगी। तो ये यहाँ पर देखें एक स्टूडेंट को जो है वो वहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो उसका नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे यहाँ पर देखें दी हुई हैं। तो आगे यहाँ पर उसके क्या हैं फील्ड्स या कंपोनेंट होंगे, तो उनका डेटा यहाँ पर वो एंटर होगा। तो ये आपने याद रखना है। पहली हमारी थी अरे, दूसरी आ गई एग्रीगेट टाइप। उसके बाद हम आगे चलते हैं लिस्ट। एक थर्ड हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर जो है लिस्ट है। तो लिस्ट क्या होती है? एज ए कलेक्शन हुज एंट्रीज आर अरेंज सीक्वेंशियली, यानी उसमें एंट्रीज एक सीक्वेंस से अरेंज की जाती हैं। बिगनिंग जो होती है उसको हम हेड कहते हैं लिस्ट की बिगनिंग को, और जो उसका एंड होता है उसको हम टेल कहते हैं। तो ये पेपर में क्विज आया हुआ था, यहाँ पर हेड, बिगनिंग ऑफ लिस्ट इज़ कॉल्ड हेड।
तो यहाँ पर हम बात करें तो लिस्ट की बहुत सी एग्जांपल हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप घर से जब जाते हैं कोई चीज़ बाज़ार में ख़रीदने, तो आप एक लिस्ट बना लेते हैं, तो वो आपकी एग्जांपल हो सकती है। अब लिस्ट में क्या होता है कंप्यूटर के अंदर के एट ए टाइम जो है वो एक ही जो एंट्री है वो प्रोसेस की जाती है, यानी एक ही एंट्री जो है आइटम एंटर किया जाता है या डिलीट किया जाता है वहाँ से या रीड किया जाता है। इसकी दो स्पेशल आगे टाइप है लिस्ट की, एक है स्टैक और दूसरी है क्यूज़। तो उनको हम पढ़ते हैं। स्टैक क्या होती है? स्टैक इज़ ए लिस्ट इन विच एंट्रीज आर इंसर्टेड एंड रिमूव्ड ओनली एट हेड, यानी ये स्टैक में एंट्री जो है, जो भी आइटम है वो हेड यानी ऊपर वाली टॉप वाली साइड से ही एंटर किए जाते हैं। तो इसमें हमारे पास जो इसका हेड होता है स्टैक, उसको हम टॉप कहते हैं, और जो टेल होती है उसको हम क्या कहते हैं? बॉटम कहते हैं। और जो एंट्रीज़ हैं वो इंसर्ट की जाती है हमेशा टॉप से, इसको हम कहते हैं पुशिंग एन एंट्री। और जब हम एंट्री को रिमूव करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ से बुक को हम उठाते हैं, तो उसको हम कहेंगे पॉपिंग एन एंट्री। तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ये फॉलो करता है लाइफो स्ट्रक्चर को, जो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे लास्ट पे यहाँ पर आएगा, जब इसको पिक किया जाएगा तो सबसे पहले ये पिक होगा। तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर है स्टैक, ये कहाँ पर यूज़ होता है? इज़ आइडियल फॉर स्टोरिंग आइटम्स दैट मस्ट बी रिट्रीव्ड इन द रिवर्स ऑर्डर। ये यहाँ पर यूज़ होगा जहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में हमें डेटा चाहिए हो। तो इसको हम बैक ट्रैकिंग भी कहते हैं, यानी बैकिंग आउट ऑफ सिस्टम इन अपोजिट ऑर्डर इन विच सिस्टम वाज एंटर्ड, यानी जो भी डेटा हम उसमें एंटर कर रहे हैं उसको अपोजिट ऑर्डर में हमें चाहिए हो, तो वहाँ पर ये स्टैक जो है वो यूज़ होता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्यू की। तो क्यू भी एक सेकंड टाइप है उसकी लिस्ट की। तो इन विच एंट्रीज आर रिमूव्ड ओनली एट हेड, यानी हेड से एंट्री को रिमूव किया जाता है और टेल से एंट्री को इंसर्ट किया जाता है। तो ये 5-4 स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को, यानी एंट्रीज आर रिमूव्ड फ्रॉम ए क्यू इन द ऑर्डर इन विच दे वर स्टोर्ड, यानी जैसे जैसे एंट्री आती जा रही है वैसे वैसे उसको रिमूव किया जा रहा है। हम बात करते हैं इसमें एग्जांपल की कि बैंक है, उसमें एक लाइन लगी हुई है, क्यू लगी हुई है, तो उसमें जो पहले बंदा आ गया उसको पहले सर्व किया जाएगा, जो लास्ट में आएगा उसको लास्ट में सर्व किया जाएगा। तो सेम यही चीज़ यहाँ पर भी होती है कंप्यूटर के अंदर भी। तो कंप्यूटर के अंदर इसको जो है वो बफ़र के क्यूज़ में जो है एक चीज़ टर्म यूज़ की जाती है बफ़र। वो क्या होती है? स्टोरेज एरिया होता है फॉर टेम्परेरी प्लेसमेंट ऑफ डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी हमें डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना है, तो उसको हम टेम्परेरी तौर पर एक बफ़र के अंदर एक एरिया होता है जिसके हम बफ़र कहते हैं, वहाँ पर स्टोर कर लेते हैं, और वहाँ से फिर जो है ये आगे यूज़ होता है। और दे आर प्लेस्ड एट द टेल, यानी वो बैक एंड से उनको एंटर किया जाता है और फ्रंट एंड से वो आगे यूज़ होते जाते हैं। तो आगे हमारे पास अगला डेटा स्ट्रक्चर आता है ट्री। ट्री इज़ ए कलेक्शन हुज एंट्रीज हैव ए हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर टू दैट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ ए टिपिकल कंपनी, यानी ट्री जो होती है उसकी एक हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन होती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के किसी कंपनी का चार्ट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें तो प्रेसिडेंट है सबसे टॉप पर, उसके बाद यहाँ पर देखें तो वाइस प्रेसिडेंट है, उनके नीचे रीजनल मैनेजर्स हैं। तो यहाँ पर एक बात आप याद रखें, इस कंपनी का अगर आप ये देखें हायरार्की, तो यहाँ पर कोई भी जो इंडिविजुअल है वो दो डिफरेंट सुपरवाइज़र को रिपोर्ट नहीं कर रहा, यानी इसके नीचे जो जितने भी बंदे हैं वो सिर्फ एक ही सुपरवाइज़र को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं ट्री स्ट्रक्चर। तो ईच पोजीशन इन ए ट्री कॉल्ड नोड, यानी इसमें जो भी पोजीशन होगी उसको हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्रेसिडेंट नोड है, वाइस प्रेसिडेंट है, इस तरह रीजनल मैनेजर है। नोड एट द टॉप इज़ कॉल्ड रूट नोड, तो जो टॉप पर होता है उसको हम कहते हैं रूट नोड। और द नोड एट द अदर एक्सट्रीम आर कॉल्ड टर्मिनल नोड्स और लीफ नोड्स। तो दूसरी साइड पर जो यहाँ पर देखें हमारे रीजनल मैनेजर होंगे, या इस पिक्चर में देखें तो ये हमारे पास जो है ब्लू कलर के ये लीफ नोड या टर्मिनल है, और ये रूट नोड है। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी डेप्थ ऑफ ट्री की, डेप्थ ऑफ ट्री क्या होती है? लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू लीफ, यानी इस रूट से सबसे जो लॉन्गेस्ट पाथ है उसकी अगर हम मेजर करें तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? डेप्थ कहलाती है। इन अदर वर्ड हम बात करें डेप्थ क्या होती है? नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लेयर विद इन, यानी यहाँ पर पहले हम लेयर बनाते हैं, सेकंड लेयर है, थर्ड लेयर है, फोर्थ लेयर है। तो यहाँ से हम अगर स्टार्ट करें तो ये हमारे पास फोर्थ लेयर पर जाकर इसकी डेप्थ ख़त्म हो जाती है। आगे हमारे पास आते हैं जी, इसमें दो और टर्म यूज़ होती हैं, बल्कि तीन टर्म यूज़ होती है, चिल्ड्रन, सिबलिंग एंड पेरेंट्स।
तो चिल्ड्रन क्या होते हैं, इमीडिएट डिसेंडेंट एज चिल्ड्रन, यानी यहाँ पर एक नोड का जो आगे डिसेंडेंट होगा, आगे जो नोड होगा वो इसका क्या कहलाएगा, पिछले नोड का चिल्ड्रन कहलाएगा। इसी तरह इमीडिएट इंसेस्टर एज इट्स पेरेंट, यानी एक नोड का जो इंसेस्टर है यानी जो पीछे है उसको हम क्या कहेंगे, पेरेंट कहेंगे। और नोड्स विद सेम पेरेंट आर बीइंग सिबलिंग, यानी एक ही अगर उनका पेरेंट है, एक ही ऊपर नोड से वो कनेक्ट है, तो वो उनका क्या कहलाएगा, वो आपस में क्या कहलाएंगे, सिबलिंग कहलाएंगे। उसके बाद आता है ट्री इन विच ईच पेरेंट हैज़ नो मोर देन 2 चिल्ड्रन इज़ कॉल्ड ए बाइनरी ट्री, यानी हर जो नोड है उससे आगे 2 नोड निकल रहे हो, 2 से ज़्यादा ना हो, तो उसको हम कहते हैं बाइनरी ट्री। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर फर्स्ट में 3 नोड निकल रहे हैं, तो ये यहाँ पर बाइनरी नहीं है। अगर इस नोड को हम यहाँ से निकाल दें तो फिर ये हमारे देखें तो पहले 2 बन रहे हैं, फिर आगे 2 हैं, तो हर नोड के आगे 2 नोड आ रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं बाइनरी ट्री। उसके बाद आते हैं सब ट्रीज़ क्या होती हैं। इफ़ वी सिलेक्ट एनी नोड इन ट्री, हम अगर कोई एक नोड यहाँ पर सेलेक्ट करें, फॉर एग्जांपल ये करते हैं, तो आगे जो है इसे देखें तो यहाँ पर पेयर ट्री का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसको हम कहते हैं सब ट्री। ईच सब ट्री इज़ कॉल्ड ए ब्रांच फ्राम पेरेंट, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, ब्रांच फ्राम इट्स पेरेंट। आगे हम बात करते हैं, अगला स्ट्रक्चर जो है हमारे पास पॉइंटर है। पॉइंटर इज़ ए स्टोरेज एरिया दैट कंटेन्स सच एन इनकोडेड एड्रेस, यानी पॉइंटर में इनकोडेड एड्रेस मौजूद होता है। ये यहाँ पर क्विज़ आया हुआ था। उसके बाद हम बात करें, पॉइंटर आर यूज टू रिकॉर्ड द लोकेशन वेयर डेटा आइटम्स आर स्टोर्ड, यानी इनके अंदर एड्रेस होता है, डेटा नहीं मौजूद होता, डेटा किसी और आइटम में मौजूद है लोकेशन पर, और इनके पास उनका एड्रेस है, तो वहाँ से क्या होता है, डेटा जो है हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन ये कहाँ पर यूज़ होते हैं, जहाँ पर हमारा डेटा जो है वो मूव कर रहा हो। फॉर एग्जांपल हमारा डेटा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर चला गया, तो ये जो पॉइंटर हैं इनमें उनका एड्रेस जो है वो अपडेट हो जाता है और वो दूसरी लोकेशन पर जाकर वहाँ से डेटा उठा लेते हैं। ईच टाइम आइटम इज़ मूव्ड पॉइंटर इज़ अपडेटेड, तो यहाँ पर ये देखें पॉइंटर क्या हो जाता है, अपडेट हो जाता है जब डेटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करेगा, तो इसमें नया एड्रेस वो जो है आ जाता है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो रजिस्टर कॉल्ड प्रोग्राम काउंटर इज़ यूज टू होल्ड एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। अगर हम चैप्टर नंबर 6 की बात करें, पीछे जो प्रोग्रामिंग का चैप्टर था, तो उसमें क्या था, हमारे पास इंस्ट्रक्शन जो है वो चल रही थी, एक इंस्ट्रक्शन के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। तो जो है प्रोग्राम काउंटर जो होता है, इसमें पहले इंस्ट्रक्शन का जो है वो एड्रेस होता है A0 A1 A2 A3, इस तरह ये जो इसके पास एड्रेस होगा वो जो वहाँ से डेटा जो लोकेशन से वो क्या होगा, लोड होता जाएगा रजिस्टर के अंदर। तो प्रोग्राम काउंटर प्लेज ए रोल ऑफ पॉइंटर, तो ये जो प्रोग्राम काउंटर है ये पॉइंटर का रोल प्ले करता है। अनदर नेम ऑफ प्रोग्राम काउंटर इज़ इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, तो इसको इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम पॉइंटर की बात करें, अनदर एप्लीकेशन, तो वी वांट टू लिंक ऑल नावल्स बाय वन ऑथर। अगर हम एक वेबसाइट की बात करें जिस पर बहुत से ऑथर के नावल मौजूद हैं, तो एक ही जो ऑथर है उसके हम सारे नावल जो है वो उनको क्या करेंगे, एक पॉइंटर की मदद से उनको लिंक कर देंगे। पॉइंटर एज एडिशनल मेमोरी, यानी उसमें पॉइंटर जो होगा एक एडिशनल मेमोरी हम उसमें रख देंगे, और उसमें जो है वो नेक्स्ट जो नावल है उसका एड्रेस मौजूद होगा। तो जो ही एक बंदा जो है वो उस ऑथर को सिलेक्ट करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली उसके पास अगला जो उसका नावल है वो आ जाएगा। इसी तरह फिर उससे अगला नावल, और अगर वो वहाँ तक एंड हो जाए तो फिर वापस पहले नावल पर आ जाएगा। तो इस तरह जो पॉइंटर की मदद से लिंक किया जाता है नावल्स। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 9 डेटा सिस्टम। तो इस चैप्टर में हम डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आती है डेटाबेस की डेफिनेशन। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज़ मल्टी डायमेंशनल इन सेंस दैट इंटरनल लिंक्स बिटवीन इट्स एंट्रीज मेक द इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव। यानी डेटाबेस के अंदर हमारे पास बहुत सा डेटा पड़ा होता है जो कि मल्टी डायमेंशनल होता है। फॉर एग्जांपल हम बात करें यूनिवर्सिटी के डेटाबेस की, तो उसमें स्टूडेंट का डेटा पड़ा हुआ है, इसके बाद टीचर्स का डेटा पड़ा हुआ है, यहाँ पर डिपार्टमेंट्स का है, कोर्सेज़ का डेटा है, तो सारा डेटा उसमें पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये मल्टी डायमेंशनल होता है, और यहाँ पर इनके दरमियान में क्या होता है, इंटरनल लिंक्स होते हैं
जिनकी मदद से इंफॉर्मेशन जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल की जा सकती है। तो इसके मुकाबले में जो हमारे पास ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम है, जिसको हम कहते हैं फ्लैट फाइल सिस्टम, वो वन डायमेंशनल स्टोरेज सिस्टम होता है, यानी इट प्रेजेंट्स इट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अगर हम बात करें यहाँ पर पर्सनल डिपार्टमेंट की, तो वहाँ पर सिर्फ क्या है, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। इसी तरह इन्वेंट्री फाइल के अंदर सिर्फ इन्वेंट्री का जो रिकॉर्ड है वो पड़ा हुआ है। तो ये आपस में इनका कोई लिंक नहीं होता। लेकिन ये हम डेटाबेस सिस्टम जो है, इट इंटीग्रेट्स द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड एंड मेंटेन बाय ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती है, ख़ास ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो इंफॉर्मेशन जो है उसको स्टोर भी करती है, मेंटेन करती है और उसको इंटीग्रेट भी करती है। हम एग्जांपल की मदद से इसको यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर हमारे पास फाइल ओरिएंटेड सिस्टम को अगर हम देखें तो यहाँ पर कस्टमर रिकॉर्ड जो हमारे पास फाइल है उसके अंदर सिर्फ कस्टमर का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। इसी तरह पेरोल रिकॉर्ड के अंदर सिर्फ पेरोल का रिकॉर्ड है। ये आपस में कोई लिंक नहीं है इनका। यहाँ से अगर कोई इन्फॉर्मेशन कस्टमर रिकॉर्ड को पेरोल की चाहिए तो वो वहाँ से नहीं ले सकता। लेकिन अगर हम बात करें डेटाबेस ओरिएंटेड सिस्टम की, तो यहाँ पर ये सारे जो जितनी भी डिपार्टमेंट हैं ये आपस में इंटरलिंक होते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है, मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन लेने में ये मदद देते हैं, ये इंटीग्रेशन जो है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम बात करें, कुछ लोग जो है मार्केटिंग के हैं, वो क्या काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं प्रोडक्ट की। इसी तरह यहाँ पर परचेज़ डिपार्टमेंट के लोग हैं तो, और सेल डिपार्टमेंट के हैं, तो ये यहाँ पर कस्टमर सर्विस जो है डिपार्टमेंट, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर वहाँ पर एक बंदा मार्केटिंग कर रहा है और वो वहाँ से बताता है कि ख़ास एरिया में इतनी प्रोडक्ट जो है वो सेल होगी, तो परचेज़ डिपार्टमेंट जो है उसको उतनी प्रोडक्ट परचेज़ करनी पड़ती है। तो ये सारा आपस में इंटरलिंक होता है, जिससे काफ़ी बेहतर डिसीजन जो है वो मैनेजमेंट ले सकती है। अब डेफिनीशन के बाद हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की डेटाबेस। तो इसके दो एडवांटेजेस हैं। टुडे डेटाबेस टेक्नोलॉजी कंबाइंड विद डेटा माइनिंग टेक्निक, यानी डेटाबेस को डेटा माइनिंग के साथ जो है वो क्या किया गया है, कंबाइन किया गया है। डेटा माइनिंग क्या होती है, यहाँ पर हमारे पास अगर हम बात करें तो ये जो टेक्निक है इज़ डिफाइंड एज ए प्रोसेस यूज टू एक्सट्रैक्ट यूजेबल डेटा, यानी ये जो यूज़फुल डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट करती है डेटा माइनिंग। तो इसकी मदद से क्या किया जाता है, इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट जो डिसीजन है वो मेड किए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, इट इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन फ्राम इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा, यानी ये क्या करती है, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने में मदद देती है डेटाबेस जो है। दूसरा इसका फ़ायदा क्या है, इट सपोर्ट्स मैनी ऑफ मोर पॉपुलर साइट्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ये बहुत सी साइट्स को जो है वो सपोर्ट करती है। कैसे, हम बात करते हैं गूगल की, ईबे की या अमेज़ॉन की, तो इसमें बहुत बड़ा डेटा पड़ा हुआ है। इस तरह पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो नादरा का डेटाबेस है। ये क्या काम करता है, डेटाबेस सिस्टम जो है ये इंटरफेस मुहैया करता है क्लाइंट और डेटाबेस के दरमियान, यानी एक हमारे पास डेटाबेस पड़ा हुआ है, एक हमारे पास क्लाइंट है, और उनके दरमियान में क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि इंटरफेस मुहैया कर रहा है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रोल ऑफ स्कीमा। तो जब ये हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो हमारा जो सेंसिटिव डेटा होता है इस तक अनऑथराइज्ड लोगों की एक्सेस हो जाती है। तो उसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है वो हम देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हमारे पास है गिव ओनली रिस्ट्रिक्टेड इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले यह है कि हमारा जो डेटाबेस है, मैनेजमेंट सिस्टम है, वो ऐसा होना चाहिए कि वो सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन मुहैया करे जो कि यूज़र जो है वो हमारे पास मांग रहा है। फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो ऑर्डर प्लेस कर रहा है कंपनी की वेबसाइट पे, तो उसे कंपनी के फाइनेंशियल डेटा का कोई जो है एक्सेस नहीं होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में हमारे पास दो जो है वो टर्म यूज़ होती हैं, स्कीमा एंड सब स्कीमा। तो इसमें क्या होता है, स्कीमा इज़ ए डिस्क्रिप्शन ऑफ एंटायर डेटाबेस स्ट्रक्चर दैट इज़ यूज्ड बाय डेटाबेस सॉफ्टवेयर टू मेंटेन द डेटाबेस, यानी इसमें क्या किया जाता है, पूरी तरह डिस्क्राइब किया जाता है कि ये डेटाबेस जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरह हमारे सारा जो डेटा है उसको यूज़ करेगा, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन दी गई होती है। दूसरा हमारे पास है सब स्कीमा, इज़ ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ओनली दैट पोर्शन ऑफ डेटाबेस पर्टिनेंट टू पर्टिकुलर यूज़र्स नीड, यानी जो यूज़र की नीड के मुताबिक है उसमें वही चीज़ें डिस्क्राइब की जाती हैं, यानी यूज़र को क्या क्या चीज़ें जो है वो शो करवानी है, क्या चीज़ें शो नहीं करवानी। तो इसके एग्जांपल अगर हम लें तो यूनिवर्सिटी के डेटाबेस की, तो उसमें हमारे पास स्टूडेंट एडवाइज़र जो है उसका डेटाबेस होता है, इसी तरह स्टूडेंट का कंप्लीट रिकॉर्ड होता है, फैकल्टी मेंबर होते हैं।
तो यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट जो है उसको सैलरी इंफॉर्मेशन जो है उस तक एक्सेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका काम जो है एग्ज़ामिनेशन के मुतल्लिक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें टिपिकल डेटाबेस जो एप्लीकेशन होती है, इट इन्वॉल्व्स सॉफ्टवेयर लेयर, मल्टीपल सॉफ्टवेयर लेयर। तो उसमें हमारे पास दो मेजर लेयर हैं, ये आपने याद रखना है। जो डेटाबेस एप्लीकेशन है उसकी दो लेयर होती हैं, एक है हमारे पास एप्लीकेशन लेयर, दूसरी है डेटाबेस मैनेजमेंट लेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैंडल्स कम्युनिकेशन विद यूज़र। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या काम है, ये यूज़र से जो है वो कम्युनिकेशन को हैंडल करता है। फॉर एग्जांपल हम बात करें यहाँ पर इंटरनेट की, तो ब्राउज़र की। यूज़र जो है अपने ब्राउज़र जो है उस पर एड्रेस वेबसाइट का लिखता है, और वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू कहाँ पर जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पास, और वो जो है आगे से एक्चुअल डेटाबेस जो है उस पर उससे इंफॉर्मेशन सर्च करके यूज़र को वापस दे देता है। तो इसका जो है वो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर अगर हम देखें इस जो ये कंसेप्चुअल लेयर अप्रोच है यहाँ पर, तो इसमें जो हमारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये यहाँ पर मैनिपुलेशन करता है बजाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। इससे फ़ायदा क्या है कि यूज़र अगर जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो उसको सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो है वो उसका स्कीमा अप्लाई किया गया है कि सब स्कीमा के अंदर क्या है कि यूज़र को कौन सी इन्फॉर्मेशन मुहैया करनी है। तो यहाँ पर क्विज़ आया हुआ था DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, ये जो है मेन जो सर्चेज़ होती हैं वो परफॉर्म करता है। तो इस अप्रोच के फ़ायदे क्या हैं हमारे पास, सबसे पहला फ़ायदा है एब्स्ट्रैक्शन, यानी जो हमारा वेल डिज़ाइन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसकी क्या फ़ायदा है, द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डज नॉट हैव टू कंसर्न वेदर द डेटाबेस इज़ ऑन सिंगल मशीन और स्टोर्ड ऑन मल्टीपल मशीन, यानी डेटाबेस बहुत सी मशीनों पर भी मौजूद हो सकता है। तो ये काम किसका है, DBMS का काम है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम है बजाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। तो एक तो ये फ़ायदा है, एब्स्ट्रैक्शन मिल जाती है इससे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डील विद दिस इशू अलाउइंग द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू एक्सेस द डेटाबेस। उसका काम सिर्फ क्या है, उसको एक्सेस करना, ये बाकी जो अंदर चीज़ें हैं वो सारी हैंडल करता है DBMS। आ गया कंट्रोलिंग एक्सेस टू डेटाबेस, यानी ये कंट्रोल्ड एक्सेस मुहैया करता है डेटाबेस को। ये जो DBMS है ये इम्पोज करवाता है सब स्कीमास को। नेक्स्ट हमारे पास है डेटा इंडिपेंडेंस, तीसरा फ़ायदा इसका। तो ये क्या होता है, DBMS हैज़ एबिलिटी टू चेंज द ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटाबेस विदाउट चेंजिंग द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो DBMS की मदद से हम अपना डेटाबेस जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने उसमें टेबल इंसर्ट करने हैं या टेबल डिलीट करने हैं वहाँ से, तो बजाय हम दोबारा नया सॉफ्टवेयर बनाएं, हम क्या करते हैं DBMS जो है उसकी मदद से जो है वो सारा हमारा डेटाबेस चेंज करते हैं, तो उससे हमें रीप्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो ये इसका फ़ायदा है डेटा इंडिपेंडेंस, यानी डेटा अलहदा पड़ा होता है और हमारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो अलहदा है। नेक्स्ट हमारे पास बात करें तो डेटाबेस के अंदर हमारे पास दो टाइप यहाँ पर हम पढ़ेंगे, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल। तो पहले बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस मॉडल की। तो यहाँ पर क्या होता है, कंसेप्चुअल व्यू ऑफ डेटाबेस इज़ कॉल्ड डेटाबेस मॉडल। जो हमारा कंसेप्चुअल व्यू होता है डेटाबेस को, उसको हम कहते हैं डेटाबेस मॉडल। वो क्या होता है, कंसेप्चुअल व्यू जो होता है हमारे पास के जो हमारा डेटा है वो होगा कलेक्शन ऑफ टेबल कंसिस्टिंग ऑफ रोज़ एंड कॉलम, के वो टेबल की शक्ल में होगा और उसमें रोज़ और कॉलम होगी। तो RDBMS जो है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, वो क्या करता है, इस कंसेप्चुअल मॉडल को एक्चुअल जो हमारा डेटाबेस है उसमें कन्वर्ट करता है। कैसे, डेटा एज बीइंग स्टोर्ड इन रेक्टेंगुलर टेबल्स कॉल्ड रिलेशन, यानी वो डेटा को जो है इन रेक्टेंगुलर टेबल्स के अंदर स्टोर करता है और उसमें हमारे पास रोज़ होती हैं और कॉलम होते हैं। रोज़ को हम कहते हैं टपल और कॉलम को कहते हैं एट्रीब्यूट और टेबल को क्या कहते हैं, रिलेशन। तो ये तीन चीज़ें याद रखनी है आपने। नेक्स्ट इसके इश्यूज़ भी हैं, रिलेशनल डिज़ाइन के जो हैं कुछ इश्यूज़ भी हैं। सबसे पहला इशू हमारे पास क्या है कि फॉर एग्जांपल हम जो है ये जो रिलेशन है इनको बनाएंगे कैसे डेटाबेस के अंदर। सबसे तो हम सिनेरियो की मदद से ये समझते हैं कि हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय का
उसमें हमारे पास एम्प्लॉय की डिटेल है, उसकी जॉब हिस्ट्री उसका एड्रेस है, नेम है वगैरह। दूसरा हमारे पास टेबल है जॉब हिस्ट्री का, उसको हम इसके साथ जोड़ना चाहते हैं, तो वो हम कैसे जोड़ेंगे, ये हमारा एक इश्यू होता है यहाँ पर। और अगर हम जोड़ लें उसको तो यहाँ पर क्या होगा, उसका जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो डुप्लीकेट भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए एक एम्प्लॉय की जो है इन्फॉर्मेशन दो जगह पर आई हुई है और यहाँ पर आगे जो है ये दो जगह पर इन्फॉर्मेशन मौजूद है, तो ये डेटा डुप्लीकेशन हो जाती है। इसको हम कहते हैं रिडंडेंसी वैन। और इसमें हमें क्या इशू होता है कि हम जब क्या करेंगे, एम्प्लॉय को डिलीट करेंगे यहाँ से, तो उसका डेटा क्या होगा, रह जाएगा पीछे डेटाबेस में। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है रीडिज़ाइनिंग द सिस्टम, यानी हम नए सिरे से इसके जो है वो टेबल बनाएं। ये हमारे पास दो टेबल थे, इनको हम रीडिज़ाइन करके तीन जो है वो टेबल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये दो टेबल का एक बना हुआ था, इसको हम क्या करेंगे, एक से फिर तीन में डिवाइड करेंगे। इसको कहते हैं रीडिज़ाइनिंग द सिस्टम। लेकिन इससे क्या होगा, यहाँ पर देखें उसका जो है वो क्या आ गई, नेम आ गया, उसकी जॉब रिलेशन आ गई और उसका असाइनमेंट का टेबल यहाँ पर आया हुआ है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है, डीकम्पोज करने से बाज़ औक़ात क्या होता है, इन्फॉर्मेशन का लॉस हो जाता है। लेकिन सम टाइम इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होती है और उस सिचुएशन को हम कहते हैं लॉस लेस डीकम्पोजिशन और नॉन लॉस डीकम्पोजिशन। आगे हम बात करते हैं ये जो रिलेशनल डेटाबेस है, इसके अंदर हम ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस के अंदर हम कैसे ऑपरेशन करेंगे। सबसे पहले क्या है कि हमें एक एम्प्लॉय की जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसकी रो जो है वो सिलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय के टेबल से। तो ये यहाँ पर MCQ आया हुआ था, टप्पल जो है, रो को क्या कहते हैं, टप्पल। तो अगर हमें एम्प्लॉय का रिकॉर्ड चाहिए तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, टप्पल सिलेक्ट करेंगे। तो कैसे करते हैं, सिलेक्ट ऑपरेशन की मदद से। सिलेक्ट ऑपरेशन एक्सट्रैक्ट रोज फ्रॉम ए रिलेशन और टेबल। तो कैसे करते हैं ये हम आगे देखेंगे। उसके बाद दूसरा ऑपरेशन हमारे पास है प्रोजेक्ट ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट ऑपरेशन एक्सट्रैक्ट कॉलम्स, यानी ये यहाँ से कॉलम जो है वो एक्सट्रैक्ट करेगा इस टेबल के अंदर से। जॉइन ऑपरेशन क्या करता है, जॉइंस टू रिलेशन इनटू वन या इनटू ए न्यू रिलेशन, और उस रिलेशन के एट्रीब्यूट या कॉलम भी वही होंगे जो पहले दो रिलेशन के हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले सिलेक्ट ऑपरेशन की। इट्स सिलेक्ट टप्पल्स और रोज फ्रॉम ए टेबल। तो टू सिलेक्ट टप्पल्स प्रोसेसिंग सर्टन कैरेक्टरिस्टिक एंड टू प्लेस दी सिलेक्टेड टप्पल इन ए न्यू रिलेशन। तो यहाँ पर ये क्या होता है, अगर हम बात करें सिलेक्ट जो हमारा ऑपरेशन है, ये क्या करता है, पहले सिलेक्ट करता है टप्पल्स को यानी रोज़ को, और उनको जो है फिर एक नए रिलेशन के अंदर जो है वो रख देता है, प्लेस कर देता है। तो इसका ये सिंटैक्स है, ये आपको याद रखें, ये पेपर में आ सकता है यहाँ पर। तो सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले आपने नए जो टेबल है उसका नाम रखना है। यहाँ पर देखें जो न्यू लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर कोई भी नाम रख सकते हैं नए टेबल का। उसके बाद बैक एरो है और आगे ये पूरी एक क्यूरी है, कमांड है। ये जो है ये क्या करेगी, ये जो दूसरा पहला टेबल है उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करके इस टेबल में जाकर रख देगी। तो यहाँ पर देखते हैं सिलेक्ट फ्रॉम, आगे क्या है, एम्प्लॉय। ये जो पहला हमारा टेबल है उसका नाम है वेयर एम्प्लॉय ID इज़ इक्वल टू दिस। तो जहाँ पर एम्प्लॉय ID जो है वो 3470 है, वहाँ से जितनी भी रो है वो सारी एक्सट्रैक्ट करके एक न्यू जो हमारे पास रिलेशन है या टेबल है उसके अंदर जाकर रख देगी। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास है प्रोजेक्ट ऑपरेशन। ये क्या करता है, एक्सट्रैक्ट द रिक्वायर्ड कॉलम। कैसे, हम बात करते हैं यहाँ पर फिर उसी टेबल की, एम्प्लॉय टेबल की। यहाँ पर दो कॉलम हमें चाहिए, नेम और एड्रेस, ताकि हम उस पर ईमेल या मेल कर सकें। तो यहाँ पर हम नया जो टेबल है उसका नाम रखते हैं मेल रिलेशन या मेल, और बैक एरो लगाएंगे। फिर आगे क्या लिखेंगे, प्रोजेक्ट, और आगे हमें दो जो कॉलम चाहिए, नेम और एड्रेस, नेम कॉमा एड्रेस, फ्रॉम कहाँ से, एम्प्लॉय रिलेशन से। तो आगे हम लिखेंगे एम्प्लॉय। तो इस तरह ये क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर नए टेबल में जाकर उसकी जो रो दोनों कॉलम है वो रख देगा। नेक्स्ट हमारे पास हम बात करते हैं आखिरी इसका जो ऑपरेशन है DBM रिलेशनल डेटाबेस का, जॉइन ऑपरेशन। जॉइन ऑपरेशन क्या करता है, प्रोड्यूसेस ए न्यू रिलेशन, एक नया रिलेशन जो है वो प्रोड्यूस करता है। इट यूज टू कंबाइन डिफरेंट रिलेशन इनटू वन रिलेशन, यानी ये दो रिलेशन को जोड़कर एक नया रिलेशन बना देगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो देखें हम जो जॉइन कैसे करते हैं इसके कॉलम्स को।
तो यहाँ पर रिलेशन ए है, हमारे पास एक टेबल ए है और एक टेबल बी है। ए के अंदर हमारे पास दो कॉलम है वी एंड डब्ल्यू, और बी के अंदर हमारे पास 3 कॉलम है एक्स वाई और जी। तो हम इनको कनकैटिनेट कैसे करेंगे, जोड़ेंगे कैसे? तो उसके लिए क्या तरीका है हमारे पास कि ये दो हमारे पास टेबल आ गए। सबसे पहले हम नए टेबल का नाम लिखेंगे, सी लिख देते हैं हम फॉर एग्जांपल, और फिर बैक एरो लगाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे जॉइन, और फिर हम ए एंड बी दोनों टेबल के नाम लिखेंगे, ए एंड बी। फिर हम लिखेंगे वेयर, कहाँ से ज्वाइन करना है हमने टेबल को। जो ए टेबल है उसका जो डब्ल्यू कॉलम है, ए डॉट डब्ल्यू इज़ इक्वल टू जो बी हमारे पास टेबल है उसका कॉलम एक्स के, यानी हमारा इस ए का जो डब्ल्यू कॉलम है और बी का जो एक्स कॉलम है, वहाँ पर जहाँ पर मैच कर रही है वैल्यू, उस पूरी रो को जो है वो क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करके एक नए टेबल में जाकर रख देगा। फॉर एग्जांपल 2 से मैच कर रहा है, यहाँ पर देखें डब्ल्यू में 2 है, एक्स में भी 2 है, ये आपस में मैच हो रहे हैं, तो ये पूरी रो जो है ये इकट्ठी कंबाइन होकर यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरह 4 से मैच यहाँ पर भी कर रहा है और यहाँ पर भी कर रहा है, तो ये 2 अलग रोज़ नीचे आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड टू ईच अदर टू रिफ्लेक्ट देयर रिलेशनशिप। इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपस में लिंक्ड होते हैं, और क्यों लिंक्ड होते हैं, टू शो रिलेशनशिप। अब अगर हम बात करें यहाँ पर एम्प्लॉय जो हमारे पास टेबल था पहले, उसके अंदर हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट थे, एम्प्लॉय, जॉब और असाइनमेंट। तो ऊपर हम देखें जो पिछला डेटाबेस मॉडल था हमारे पास रिलेशनल, उसमें एम्प्लॉय टेबल था, जॉब टेबल था एंड असाइनमेंट टेबल था। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर भी सेम वही जो है टेबल है उनको ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया गया यहाँ पर, और इन ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय को असाइनमेंट से जोड़ दिया गया, असाइनमेंट को आगे जॉब से जोड़ दिया गया, इसको कहते हैं रिलेशनशिप। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस है मॉडल है, इसमें लिंक्स मैनेजमेंट की जाती है। यानी लिंक्स मैनेजमेंट क्या होती है, लिंक्स बिटवीन ऑब्जेक्ट मेंटेन्ड बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी ये जो लिंक है ये कौन मेंटेन करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और प्रोग्रामर का यहाँ पर क्या काम है, प्रोग्रामर जस्ट स्पेसिफाई विच ऑब्जेक्ट शुड बी लिंक्ड विद होम, यानी कौन सा ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट से लिंक होगा। फॉर एग्जांपल जॉब का जो है वो एम्प्लॉय से लिंक होगा, एम्प्लॉय का किस से लिंक होगा आगे, ये सारा बताता है। यहाँ पर 2 आगे जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स की टाइप हैं, ये पेपर में आ सकती हैं, ट्रांजिएंट ऑब्जेक्ट्स और परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ये क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स की 2 टाइप है हमारे पास यहाँ पर। ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आर डिस्कार्डेड व्हेन प्रोग्राम टर्मिनेट। ट्रांजिएंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो कि प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट कर लेता है, ख़त्म हो जाता है, टर्मिनेट होता है, तो इन ऑब्जेक्ट को भी डिस्कार्ड कर दिया जाता है, इसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट ऑब्जेक्ट। और परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड एंड एडेड टू डेटाबेस मस्ट बी सेव्ड आफ्टर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यानी जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, टर्मिनेट करेगा, तो उसके बाद इनको लाजमी सेव करना है, इनको कहते हैं परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस में क्या डिफरेंस है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस के अंदर जितना भी सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो सारा इसी सेम पैराडाइम को जो है वो देखकर बनाया जाता है। रिलेशनल डेटाबेस जो सिस्टम है वो इम्पेरेटिव पैराडाइम को देखकर बनाया जाता है, और उसमें जो है रिलेशनल डेटाबेस इज़ क्यूरिड मेकिंग इट्स नॉन होमोजीनियस। नेक्स्ट हमारे पास है, बात करें तो डेटाबेस इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, अगला टॉपिक जो है। तो इंटीग्रिटी का क्या मतलब है कि वो जो डेटा है हमारे पास वो क्या होगा, उसमें एरर आए तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 किस्म के डेटाबेस होते हैं, एक हमारे पर्सनल यूज़ का होता है और एक हमारे पास कंपनी का जो है लार्ज डेटाबेस होता है। तो पर्सनल यूज़ जो डेटाबेस है उसमें सिंगल ऑब्जेक्टिव होता है टू शील्ड यूज़र फ्रॉम टेक्निकल डिटेल। तो फॉर एग्जांपल हम बात करें एक शॉप की, तो वहाँ पर शॉपकीपर है, उसके पास मोबाइल का डेटाबेस है, तो अगर उसमें कोई एरर आ जाए तो वो क्या करता है, वो बैकअप फाइल जो है उसकी मदद से दोबारा जो है डेटा वो अपना ले सकता है, तो उसमें उसको इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें कमर्शियल डेटाबेस सिस्टम की, तो ये बहुत बड़े होते हैं और इसमें जो लॉस है डेटाबेस का वो बहुत बड़ा होता है और उसके बहुत ज़्यादा कंसिक्वेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास
जो लॉस है उससे बचने के लिए, यानी डेटाबेस इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए 3 जो है हमारे पास तरीके हैं। एक है हमारे पास टू मेंटेन द डेटाबेस इंटीग्रिटी, कैसे करते हैं कि हमारा जो डेटाबेस है वो इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ना दे, उसके लिए 2 तरीके यहाँ पर हैं। कमिट और रोल बैक प्रोटोकॉल सबसे पहले लगाएं, दूसरा हमारे पास है लॉकिंग। तो पहले बात करते हैं कमिट और रोल बैक प्रोटोकॉल। तो एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि हमारे पास एक सिंगल ट्रांजैक्शन के अंदर बहुत से स्टेप हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि ट्रांसफ़र हो रही है फ़ंड की एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर, तो एक बैंक में बैलेंस जो है वो कम हो रहा है, दूसरे में ज़्यादा हो रहा है। तो इस दौरान जो डेटाबेस होता है वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में होता है, यानी एक बैंक से अभी तक दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं हुआ, लेकिन उस दौरान अगर हम दोनों अकाउंट को चेक करें तो एक में कम आएगा और एक में ज़्यादा शो हो रहा होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इस जो है सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कमिट और रोल प्रोटोकॉल को। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि लार्ज डेटाबेस दैट आर सब्जेक्ट टू हैवी ट्रांजैक्शन लोड, इट इज़ हाईली लाइकली दैट ए रैंडम स्नैपशॉट विल फाइंड द डेटाबेस इन मिडल ऑफ सम ट्रांजैक्शन। कि अगर हम बड़े डेटाबेस की बात करें तो उसमें अगर हम मिडल में देखें तो अगर कोई छोटा सा स्नैपशॉट लें उस डेटाबेस का, तो वहाँ पर कोई ना कोई ट्रांजैक्शन हो रही होगी। तो ये DBMS का फिर गोल क्या है? इट्स गोल इज़ टू इंश्योर ए प्रॉब्लम विल नॉट फ्रीज द डेटाबेस इन एन इनकंसिस्टेंट स्टेट, यानी जो प्रॉब्लम है वो डेटाबेस को इनकंसिस्टेंट स्टेट में नहीं लेकर जाएगी। तो इसको हैंडल कैसे किया जाएगा? इसको हैंडल करने के लिए एक लॉग मेंटेन किया जाता है। ये क्या होता है? इट कंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन एक्टिविटी। इस लॉग के अंदर हर ट्रांजैक्शन की एक्टिविटी का रिकॉर्ड होता है, और ये किस जगह पर स्टोर किया जाता है? नॉन वोलेटाइल स्टोरेज सिस्टम, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक डिस्क। तो यहाँ पर लॉग में क्या होता है कि जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है सबसे पहले लॉग में रिकॉर्ड होगी। तो एक तो तरीका ये है कि इस तरह हम हैंडल कर सकते हैं डेटाबेस इंटीग्रिटी को। दूसरा हमारे पास है कमिट पॉइंट। कमिट पॉइंट कहता है द पॉइंट एट विच द all the step in a transaction have been recorded in the log is called commit point। यानी जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं वो सारी जब रिकॉर्ड हो जाएंगी लॉग के अंदर, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं कमिट पॉइंट। इस पॉइंट पर क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बिकम कमिटेड टू ए ट्रांजैक्शन इन द सेंस दैट इट एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गारंटिंग द ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज़ विल बी रिफ्लेक्टेड इन द डेटाबेस। यानी कमिट पॉइंट क्या है कि लॉग के अंदर जो है वो सारे रिकॉर्ड होगी ट्रांजैक्शन के, ये ट्रांजैक्शन होनी है। अब आगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम है कि उन ट्रांजैक्शन को जो है अप्लाई करवाना है, तो ये गारंटी ले रहा होता है, इसको हम कहते हैं कमिट पॉइंट। तो इन केस ऑफ इक्विपमेंट मेल फंक्शन, यानी इक्विपमेंट ख़राब हो जाते हैं, तो ये क्या होगा? जो DBMS है वो ये लॉग के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है इसको यूज़ करके दोबारा जो है वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकता है। आगे हम बात करते हैं रोल बैक और अनडू। अब क्या होता है? इफ़ प्रॉब्लम शुड अराइज बिफोर ए ट्रांजैक्शन हैज़ रीच्ड इट्स कमिट पॉइंट, यानी अभी ट्रांजैक्शन लॉग के अंदर रिकॉर्ड की जा रही थी कि एरर आ गई, तो DBMS माइट फाइंड इटसेल्फ विद ए पार्शली एग्जीक्यूटेड ट्रांजैक्शन दैट कैन नॉट बी कंप्लीटेड। यानी आधी कंप्लीट हुई है और आधे में एरर आ गई है, तो उस सिलसिले में क्या करना पड़ेगा? रोल बैक यानी अनडू करना पड़ेगा द एक्टिविटीज़ एक्चुअली परफॉर्म्ड बाय द ट्रांजैक्शन। तो DBMS could recover by rolling back those transactions that were incomplete। तो ये क्या करता है? वहाँ पर रोल बैक कर लेता है। उसके बाद हम बात करते हैं रोल बैक की एप्लीकेशन के बारे में। तो ए ट्रांजैक्शन माइट बी टर्मिनेटेड बिफोर इट हैज़ कंप्लीटेड ऑल स्टेप। ट्रांजैक्शन जो है वो क्या होगा? अपने आधे जो है वो क्या कहते हैं स्टेप कंप्लीट हुए हैं और वो ख़त्म हो गई या टर्मिनेट हो गई, तो उस सूरत में रोल बैक करना पड़ेगा DBMS को। इसके अलावा डेड लॉक की सूरत में भी DBMS को जो है वो ट्रांजैक्शन को रोल बैक करना पड़ेगा। डेड लॉक क्या होता है कि 2 ट्रांजैक्शन है A और B। A चाहती है कि B जो है वो रिसोर्स को छोड़े और B चाहती है A रिसोर्स को छोड़े, तो ये दोनों एक दूसरे के इंतज़ार में रहते हैं। तो इस जगह पर भी DBMS जो है कैन यूज़ द लॉग टू रोल बैक ए ट्रांजैक्शन। आगे हम बात करते हैं कैस्केडिंग रोल बैक। ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है, ये याद कर लें। तो द रोल बैक ऑफ वन ट्रांजैक्शन माइट अफेक्ट डेटाबेस एंट्रीज दैट हैव बीन यूज्ड बाय अनदर ट्रांजैक्शन। यानी एक ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो आगे दूसरी ट्रांजैक्शन को भी अफेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन बीइंग रोल्ड बैक, हमने एक ट्रांजैक्शन रोल बैक की,
लेकिन उसने क्या कर दिया, जो अकाउंट बैलेंस है बैंक का फॉर एग्जांपल, उसको पहले ही अपडेट कर दिया। हमने वो ट्रांजैक्शन तो रोल बैक कर रही, लेकिन वो जो अकाउंट बैलेंस है वो अपडेट ही रहेगा। तो उस सिलसिले में हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी जो ट्रांजैक्शन है जो कि अपडेट हुई थी उसको भी रोल बैक करना पड़ेगा। तो ये डबल रोल बैक होता है, इसको हम कहते हैं कैस्केडिंग रोल बैक। दिस माइट मीन दैट दीज एडिशनल ट्रांजेक्शन मस्ट आल्सो बी रोल बैक। तो ये जो एडिशनल ट्रांजेक्शन है उसको भी रोल बैक करना पड़ेगा। तो ये दोबारा मैं समझा देता हूँ यहाँ पर कि एक ट्रांजेक्शन हुई है उसको हमने रोल बैक किया, लेकिन उस ट्रांजेक्शन ने एक दूसरी ट्रांजेक्शन को पहले ही अफेक्ट कर दिया था, तो उस दूसरी ट्रांजेक्शन को भी हमें रोल बैक करना पड़ेगा। इसको कहते हैं कैस्केडिंग। आगे हम बात करते हैं दूसरी टर्म जो है डेटाबेस इंटीग्रिटी के अंदर लॉकिंग थी। तो लॉकिंग क्या होती है, वी कंसिडर ए प्रॉब्लम ऑफ ट्रांजेक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड व्हाइल द डेटाबेस इन ए स्टेट ऑफ फ्लक्स फ्रॉम अनदर ट्रांजेक्शन। तो इसमें हमें क्या होता है, एरेनियस रिजल्ट मिलता है, यानी हमें एरर मिलती हैं। तो इसकी हम बात करते हैं एग्जांपल की, इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम। तो क्या होता है, वन ट्रांजेक्शन इन द मिडल ऑफ ट्रांसफरिंग फंड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर व्हेन अनदर ट्रांजेक्शन ट्राई टू कंप्यूट द टोटल डिपॉजिट इन द बैंक। तो इसको हम कहते हैं इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम। इसमें हमें क्या होता है, हमें या तो बहुत बड़ी अमाउंट मिलती है या फिर बहुत कम। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बात करते हैं कि 3 अकाउंट है हमारे पास, ए बी और सी हैं। ए से हम 500 रुपये निकलवा कर सी में डालना चाहते हैं, तो हमने यहाँ से 500 रुपये जो है वो निकाले। इसी दौरान एक और ट्रांजैक्शन हुई, उसने यहाँ पर टोटल बैलेंस चेक कर लिया। तो ये क्या होगा, टोटल बैलेंस क्या आएगा 3000, लेकिन एक्चुअली में वो 3500 ही था। तो इसको हम कहते हैं इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम, यानी एक ट्रांजैक्शन पैसे निकाल रही है और दूसरी वहाँ पर बैलेंस चेक कर रही है। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट अपडेट प्रॉब्लम की। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पलीफाइड बाय 2 ट्रांजैक्शन ईच ऑफ विच मेक्स ए डिडक्शन फ्रॉम सेम अकाउंट। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर कि 500 रुपये एक ट्रांजैक्शन जो है वो निकलवा रही है यहाँ पर, और 100 रुपये दूसरी वहाँ पर क्या कर रही है, ऐड कर रही है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो तीसरी ट्रांजैक्शन ने वहाँ पर देखा कि इसका इनिशियल बैलेंस क्या है, तो वो 1000 शो हो रहा है, लेकिन एक्चुअली जो बैलेंस होगा वो कितना होगा, या फिर 500 इसमें से निकलेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 बच जाएगा, और 100 रुपये जमा होंगे तो 600। तो ये जो है ट्रांजैक्शन को गलत जो है वो डेटा प्रोवाइड करती है। इसको कहते हैं लास्ट अपडेट प्रॉब्लम। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसके बारे में हमारे पास 2 सोल्यूशन है। ए DBMS कुड फोर्स ट्रांजेक्शन टू एग्जीक्यूट इन देयर इंटायरिटी वन एट ए टाइम बेसिस बाय होल्डिंग ईच न्यू ट्रांजेक्शन इन ए क्यू। यानी एक टाइम पर एक ही ट्रांजेक्शन हो, इसको हम कहते हैं इंटायरिटी। ये एक सोल्यूशन है। और कंप्यूटर के अंदर स्केड्यूलर होता है टू कोऑर्डिनेट टाइम शेयरिंग अमंग ट्रांजैक्शन। यानी 2 ट्रांजैक्शन हो रही हैं तो पहले एक जो पहले आई वो पहले होगी और दूसरी आई बाद में होगी। एक तो सोल्यूशन ये है। दूसरा सोल्यूशन हमारे पास है लॉकिंग प्रोटोकॉल का। दी स्केड्यूलर इनकॉर्पोरेट ए लॉकिंग प्रोटोकॉल इन विच आइटम currently being used by some transaction are marked as such. These mark are called locks. Mark item are said to be locked. यानी जो ट्रांजैक्शन हो रही है तो वहाँ पर क्या होता है, उसको हम कहते हैं मार्क्ड। ये ट्रांजैक्शन अभी चल रही है तो उसको लॉक कर दिया जाता है। इसकी 2 टाइप्स है हमारे पास, शेयर्ड लॉक और एक्सक्लूसिव लॉक्स। तो ये भी पेपर में आ सकता है, टाइप्स ऑफ लॉक बताएं। तो शेयर्ड लॉक्स क्या होते हैं हमारे पास, अगर ट्रांजैक्शन जो है वो डेटा को चेंज नहीं कर रही तो हम क्या करते हैं, जो दूसरी ट्रांजैक्शन है उसको वो डेटा जो है वो व्यू करने देते हैं, लेकिन वो उसको अपडेट नहीं कर सकती। इसको हम कहते हैं शेयर्ड लॉक। यानी पहली ट्रांजैक्शन जो है वो डेटा उसको यूज़ कर रही है डेटा को, लेकिन उसको अपडेट नहीं कर रही, तो दूसरी ट्रांजैक्शन उसको व्यू कर सकती है। इसके बाद आती है एक्सक्लूसिव लॉक की। अगर ट्रांजैक्शन उस डेटा को चेंज कर रही है, अल्टर कर रही है, तो जो दूसरी ट्रांजैक्शन है वो उस डेटा को जो है वो उसकी एक्सेस नहीं हो सकती। इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव लॉक। तो यहाँ पर वेरियस एल्गोरिदम इस जो केस को सॉल्व करने के लिए होती हैं, जिनमें से एक हमारे पास है वुंड वेट प्रोटोकॉल है। वुंड वेट प्रोटोकॉल क्या होता है, व्हेन एन ओल्डर ट्रांजैक्शन ट्राई टू लॉक ए DB एलिमेंट दैट हैज़ बीन लॉक्ड बाय ए यंगर ट्रांजैक्शन। यानी 2 ट्रांजैक्शन हो रही हैं, एक ओल्डर है पहले आई है और एक बाद में आई है यंगर है। तो ओल्डर अगर लॉक करना चाहती है एलिमेंट को डेटाबेस के, जो कि
यंगर ने लॉक किया हुआ है तो वो क्या करेगा, यंगर उसको छोड़ देगा, इट वुंड्स द यंगर ट्रांजैक्शन। और अगर हम बात करें कि यंगर ट्रांजैक्शन ट्राइज टू लॉक ए डेटाबेस एलिमेंट दैट हैज़ बीन लॉक्ड बाय ओल्डर ट्रांजैक्शन, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं समझा दूँ कि दो ट्रांजैक्शन है, यंग है और ओल्ड ट्रांजैक्शन है, एक पुरानी है। तो ओल्ड अगर चाहती है कि वो डेटाबेस में से उस एलिमेंट को यूज़ करना चाहती है तो वो जो यंग ट्रांजैक्शन है वो वुंड हो जाएगी, यानी वो छोड़ देगी। इसी तरह ओल्ड अगर यूज़ कर रही है और यंग चाहती है कि वो उसको यूज़ करे तो उसको वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ तक हमारा जो है ये 162 टॉपिक ख़त्म हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।